जय हिंद साथियों। आज हम सूरज, सूरज की परत एवं इससे संबंधित वे सारे प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सूरज से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए कि सूरज क्या है, अगर मिडिल क्लास के बच्चों से आप पूछ लीजिए जो 8 क्लास तक में पढ़ते हैं, 6 से 8 क्लास तक में, उनका जवाब आएगा सूरज जलता हुआ गैस का गोला है। तो ये सही है। अगर 10 क्लास के बच्चों से पूछा जाए तो वो बोलेंगे सूरज जो है हाइड्रोजन गैस का जलता हुआ गोला है। ये भी सही है। सूरज से हमें किस प्रकार की किरण प्राप्त होती है, बच्चों से यदि पूछ लिया जाए तो कुछ बच्चे बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट किरण रे प्राप्त होता है हमको। कुछ बच्चे बोलेंगे हमको विजुअल लाइट वेव प्राप्त होता है, एक्स रे प्राप्त होता है, इंफ्रारेड प्राप्त होता है। जी हाँ, सूरज से हमें वे सारे प्रकार की किरणें प्राप्त होती हैं, क्योंकि सूरज का जो किरण होता है उसको समूह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग के ही अंतर्गत आपको रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव, एक्स रे और गामा किरणें आती हैं। इन सभी किरणों को समझने से पहले हम सूरज का स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सूरज का स्ट्रक्चर आखिर किस प्रकार का होता है। देखिए, सूरज का भी केंद्र होता है, जिस तरह से हमारे पृथ्वी का केंद्र होता है, और पृथ्वी के केंद्र में ही पृथ्वी का मैक्सिमम जो द्रव्यमान है वो केंद्रित होता है। उसी प्रकार सूरज के केंद्र में भी सूरज का मैक्सिमम द्रव्यमान केंद्रित होता है। मैक्सिमम भार सूरज के केंद्र के पास ही होता है। और केंद्र के चारों ओर जो परत होता है उस परत को हम लोग कहते हैं विकिरण विकिरण पेटी कहलाता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहला कोर, दूसरा विकिरण पेटी। तीसरा भाग जो आता है उसको बोलते हैं संवहन पेटी। ये हो गए सूरज के 3 मुख्य परत, अंदरूनी परत, और 3 बाहरी परत आते हैं। देख लीजिए, सूरज का पहला केंद्र को समझ लेते हैं। ये सूरज का केंद्र, सूरज के केंद्र को कोर कहते हैं। सूरज के केंद्र में अत्यधिक तापमान एवं अत्यधिक दबाव के कारण तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि सभी गैस वहाँ पे आयोनाइज्ड हो जाती हैं। मतलब सूरज के केंद्र में उपस्थित गैस जो होते हैं वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। प्लाज्मा किसी भी पदार्थ का 5 स्टेट होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये 5वां होता है। तो कोर सबसे सूरज का केंद्र, और यहाँ का तापमान जो है आपको 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है सूरज के केंद्र। सूरज के केंद्र में जो गैस प्राप्त होते हैं वो मुख्यतः हाइड्रोजन की प्रतिशतता आपको 71% एवं हीलियम की प्रतिशतता आपको 26.5% एवं 2% लगभग अन्य गैस उपलब्ध रहते हैं। तो सूरज के केंद्र में जो आपको हाइड्रोजन गैस रहते हैं, ये हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, हीलियम में बदलते हैं। और हीलियम में बदलना ही आपको, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही आपको क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन और 4 यहाँ पे 2 हीलियम में बदल जाती है। साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त होता है, एनर्जी, और यही एनर्जी सूरज की ऊर्जा का मुख्य कारण है। देखिए, हाइड्रोजन बम जो है ना, 2 प्रकार के बम होते हैं। एक परमाणु बम होते हैं, एक आपको हाइड्रोजन बम होते हैं। हाइड्रोजन बम आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर निर्भर करता है। नाभिकीय संलयन को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। फ्यूज का मतलब होता है जोड़ना, और फिजन का मतलब होता है टूटना। और मैंने क्या कहा,
हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर निर्भर करता है, जबकि परमाणु बम आपको नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और दोनों में यदि हम ऊर्जा का कंपेयर करेंगे तो नाभिकीय संलयन में आपको नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा जो है बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा, मतलब ऊर्जा की अतुल राशि प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन में। क्लियर? तो सूर्य के केंद्र में जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन होती है। मैंने एक वीडियो में ही आपको सब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। अब दूसरा पेटी में क्या होता है, तो यहाँ पे जितना भी गैस होता है ना, मैक्सिमम जब टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है तो सभी गैसों में जो है ना आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट गैस में बदल जाता है। जितना भी ये गैस रहेगा इतना ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर पे उनका जो एटम्स जो होता है, एटम्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं, जिससे फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं और ये गैस आपको विकिरण पेटी के रूप में यहाँ पे आ जाता है। और केंद्र से आपको विकिरण पेटी का जो बाउंड्री है, जो परिधि है, यहाँ तक आने में लगभग आपको 10 लाख वर्ष लगते हैं किरणों को, समझ लीजिए। और जब तक हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहेगा तब तक आपको सूरज का आयु रहेगा। अभी तक सूरज अपना 4.6 अरब वर्ष गुजर चुका है सूरज का, और अभी आपको बाकी है 5.5 मिलियन वर्ष, लगभग 5.4 मिलियन वर्ष या लगभग 5 मिलियन वर्ष, 5 अरब वर्ष सूरज की आयु अभी बाकी है। तो 10 लगते हैं। और यही विकिरण पेटी में आपको क्या बन जाता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव रेज में चेंज हो जाता है। अब यहाँ के बाद विकिरण पेटी के बाद ये आपको आता है संवहन में। यहाँ पे कुछ जैसे जैसे किरण आते रहेंगे, उनका क्या होगा, जो पावर होगा थोड़ा कम होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अब मैक्सिमम से मिनिमम एनर्जी धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है उसको। ये संवहन परत के बाद जो परत आता है उस परत को आपको बोलते हैं फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, चौथा परत प्रकाश मंडल। और यही प्रकाश मंडल जो है आपको वायुमंडल का आधार भी है, और इसी प्रकाश मंडल को हम देख भी पाते हैं। यही प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर को ही हम देखते हैं। और सूरज का जो किरण होता है वो मूलतः आपको सफ़ेद रंगों की होती है, सफ़ेद रंगों की होती है, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का वो सम्मिश्रण होता है जो हम देखते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रम से होकर के पास करवाते हैं, जब हम 10 क्लास में पढ़े हैं, जब एक स्पेक्ट्रम से होकर के प्रिज्म से होकर के पास करवाते हैं, तब क्या होता है, 7 भागों में पड़ जाता है, और उसी में एक उल्टा फिर प्रिज्म डाल देते हैं तो 7 एक वाइट रे में बदल जाता है। इसका मतलब सूरज बहुत रंगों का मिश्रण भी है, साथ ही साथ वो वाइट रंग का भी है। और जब हम और क्या बोले, हम सूरज का कौन सा भाग देते हैं, प्रकाश मंडल। वायुमंडल का आधार प्रकाश मंडल ही है। प्रकाश मंडल में और ज़्यादा अवशोषण होगा किरणों का, तो किरण क्या हो जाएगी, उसकी क्षमता धीरे धीरे आप घटना प्रारंभ हो जाएगा। आपको प्रकाश मंडल के बाद जो भाग आता है उसको बोलते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल का मतलब होता है क्रोमोस्फेयर। ये क्रोमोस्फेयर आपको लाल रंग का होता है, और इसी क्रोमोस्फेयर को मतलब वर्णमंडल को ही सूरज का वातावरण कहते हैं। सूरज का वातावरण कहते हैं। और ये उस वातावरण तक आने में ये जो किरणें जो होती है, इसका तापमान भी कम हो जाता है, साथ ही साथ उच्च क्षमता वाली किरण का अवशोषण भी प्रारंभ हो जाता है। और ये वर्णमंडल ही क्या है, आपको सूरज का वातावरण है। वर्णमंडल के बाद आपको आता है कोरोना या किरीट, और इसी किरीट को क्या कहते हैं, सूरज का मुकुट कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं। अब देखिए ये किरीट बनता है कैसे। कभी आप टॉर्च पे हाथ रखें, जलती हुई टॉर्च पे जब आप हाथ रखिएगा तो मैक्सिमम अमाउंट क्या हो जाता है, ढक जाता है, और जो भी अमाउंट होता है वो आपके हाथ के हथेली के इर्द गिर्द फैल जाता है। तो ये घटना आपको होती है कंप्लीट सूर्य ग्रहण के समय,
और कंप्लीट सूर्य ग्रहण के समय इतना कंप्रेशन होता है उन किरणों का, जिससे उनका तापमान जो है 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है क्रीट में। जबकि फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल में सूर्य का जो तापमान होता है, किरणों का जो तापमान होता है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने कहा ना हाइड्रोजन गैस, तो ये जो संवहन परत जो होते हैं, तीसरा वाला परत, यहाँ पे हाइड्रोजन का सेल पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, और जैसे जैसे यहाँ से किरणें आएंगी इस हाइड्रोजन को आयोनाइज्ड करते हुए चलेगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सूरज का केंद्र को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज के केंद्र में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। सूरज के केंद्र में पदार्थ चौथे स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में प्राप्त होता है। सूरज उसके बाद जितनी भी किरणें बनती हैं विकिरण पेटी में, वो सभी रेडियो एक्टिव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खास करके ये वेव है, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? सभी प्रकार के वेवों का आपको समूह है। अब ये जो गैस आती है आपको संवहन परत में, संवहन परत में क्या होता है? पहले हाइड्रोजन का सेल बड़ा, फिर जैसे जैसे आएंगे हम परिधि के पास में छोटा होगा, और यहाँ से जो किरणें आएंगी, जो ऊर्जा आएगी, वो इस हाइड्रोजन को आयोनाइज करते हुए, पास करते हुए कहाँ पे आती है? प्रकाश मंडल में आती है। प्रकाश मंडल के बाद वर्णमंडल मतलब सूर्य का वातावरण में, और उसके बाद सूर्य का क्रीट कब बनता है? जब सूरज पूरा ढका चल जाता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी का, और ये होता है कंप्लीट सूर्य ग्रहण के समय। और उस समय ज़्यादा कंप्रेस होने के चलते तापमान कितना हो जाता है? 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। किसका? आपको क्रीट का। क्लियर? और जबकि फोटोस्फीयर वर्णमंडल का तापमान कितना है? प्रकाश मंडल का तापमान फोटोस्फीयर का ये सिर्फ आपको 6000 डिग्री सेल्सियस है। और हम जो देखते हैं सूर्य का प्रकाश, वो आपको प्रकाश मंडल में ही देखते हैं, फोटोस्फीयर पे ही देखते हैं सूरज के भाग को। क्लियर हो गया? अब हम आ रहे हैं, आप कभी कभी एक चीज़ नाम सुने होंगे, सन स्पॉट, सन पे काला धब्बा। ये देखिए होता है क्या? लकड़ी जलाते हैं ना हम, लकड़ी जलाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि आग की लपटें निकल रही है। तो सूरज इतना बड़ा गर्म है, गर्म जगह है, तो वहाँ भी तो आग की लपटें होंगी ही। और आग की लपटें कहाँ ज़्यादा होंगी ये भी देख लीजिए। जैसे हम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उसी तरह से सूरज को 2 बराबर भागों में बांट दिए। ये हो गया सूरज का इक्वेटर। तो जो केंद्र में तापमान ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन गैस, केंद्र में जो है द्रव्यमान ज़्यादा है तो हाइड्रोजन गैस भी ज़्यादा होगा, और उस हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया भी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा निकलेगा। तो यहाँ से एनर्जी ज़्यादा निकला, तो ये मान लीजिए ये वाला परत आपको क्या है? प्रकाश मंडल है। तो यहाँ से जो किरणें निकलेगी, तो यहाँ से आग की लपटें निकलेगी, ज्वाला निकलेगी, सौर ज्वाला निकलेगी, सोलर फ्लेयर उसको कहते हैं। और ये सोलर फ्लेयर में जो है ये क्या क्या निकलेगी यहाँ से? एक तो आपको एनर्जी निकलेगी, एनर्जी तो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे जो उपस्थित गैस रहता है आपको संवहन मंडल में, हाइड्रोजन गैस और यहाँ के आसपास अन्य गैस प्रकाश मंडल में, ये सारी गैस ऊपर की ओर जाएगी और कुछ दूरी के बाद जाके ठंडा हो जाएगी। जब ठंडा होगी तो वो क्या होगी? भारी होगी। भारी होगी तो इसका मतलब फिर से कहाँ आएगी? ऊपर की ओर जाएगी, नीचे की ओर? नीचे की ओर आएगी। और नीचे की ओर आने के बाद प्रकाश मंडल के पास में क्या हो जाएगी? आकर गिर जाएगी। जब गिरेगी तो उसका तापमान यहाँ पे उपस्थित गैसों के तापमान से कम होगा। कम होगा तो ये यहाँ पे क्या बनाएगी? कुछ न कुछ इसका संकेत होगा, तो वो काला रंग का एक धब्बा बना लेगी। उसी काला रंग को, धब्बा को हम बोलते हैं सन स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन स्पॉट बोलते हैं, या कूलर पैच बोलते हैं। और ये आपको कहाँ पे इसका ये धब्बा बड़ा होगा? जो सूरज का जो इक्वेटर जो होगा उसके पास में ये धब्बा बड़ा होगा। और कहाँ तक बनता है? ये आपको यहाँ से अगर 0 डिग्री है, यहाँ से 40 डिग्री तक जाएंगे तो यहाँ तक बनेगा। अब थोड़ा सन स्पॉट को अगर डिफाइन करने के लिए कहा गया तो कैसे करेंगे? देखिए, फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल का वह क्षेत्र जो प्रकाश मंडल के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडा एवं धब्बानुमा होता है, उसे क्या कहते हैं? काला धब्बानुमा होता है, उसे सनस्पॉट कहते हैं। और सोलर फ्लेयर क्या है? सूर्य के फोटोस्फीयर से निकलने वाली सौर ज्वाला है को ही सोलर फ्लेयर कहते हैं। और ये सोलर फ्लेयर वहाँ ज़्यादा इक्वेटर के पास ज़्यादा होगी, और इक्वेटर से 40 डिग्री तक जाएंगे तो ये अपना 5.5 साल तक जो है इसका 11 वर्षीय सौर कलंक जो होता है, जो सोलर
सन स्पॉट होता है, ये सोलर धब्बा होता है, इसका जो चक्र होता है 11 वर्षों का होता है। पहले ये आपको जो 40 डिग्री तक जाएगी तो वो क्या होगी, क्योंकि सूरज तो एंटी क्लॉक मूव करता है, सूरज भी मूव करता है लेकिन एंटी क्लॉक मूव करता है। ये आपको यहाँ तक जाएगी 40 डिग्री तक, और फिर जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे धब्बा घटेगा, फिर इधर जैसे आएगी वो धब्बा बढ़ेगा। तो इस प्रकार की घटना सूरज में होती है 40 डिग्री तक। पहला जो आपको यहाँ तक जाएगा 40 डिग्री तक एंटी क्लॉक, वो 5.5 वर्षों का, फिर जो आएगी फिर 5.5 वर्षों का, इसलिए सौर कलंक का चक्र होता है 11 वर्षों का। सन स्पॉट का प्रभाव क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए सन स्पॉट का प्रभाव को समझना पड़ेगा। सन स्पॉट के कारण ही, सन स्पॉट जब निकलती है तो धब्बा जो निकलता है, जहाँ पे बड़ा धब्बा रहेगा, इसका मतलब वहाँ से ज़्यादा एनर्जी कभी न कभी पास किया होगा, क्योंकि मैंने कहा जहाँ बड़ा धब्बा होता है वो ध्रुव के पास होता है, वृत्त के क्या बोलते हैं, इक्वेटर के पास में होता है। मतलब उस क्षेत्र के आसपास में आपको सूरज का मास ज़्यादा होता है, वहाँ मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में बलने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, तो एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। एनर्जी जब वहाँ से ज़्यादा निकलेगी तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, ब्रह्मांड में जाएगी। और सूरज का जो परिवार है, जो अन्य ग्रह है, वहाँ पे जाएगी। तो अन्य ग्रह पे क्या होगा, तापमान, वो एनर्जी ज़्यादा जाएगी तो तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ मौसमी प्रभाव देखने को मिलेगा, मतलब मानसून को वहाँ का प्रभावित करेगा। साथ ही साथ ये जब पृथ्वी के आपको जो ये ऊर्जा जो जाएगी तो ये पृथ्वी का किससे टकराएगी, पृथ्वी का आपको जो हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है उससे टकराएगी, और वहाँ पे ज़बरदस्त घर्षण का आवाज़ होगा। और हम जानते हैं इसमें मैग्नेटिक पावर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार का वेव होता है। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे है, आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब टकराएगी हमारा वातावरण से, तो यहाँ पे एक रंगीन पट्टी बनाएगी दोनों नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के पास में। तो वहाँ पे जो रंगीन पट्टी बनता है उसी को अरोरा फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ वाला रंगीन पट्टी मतलब नॉर्थ साउथ का रंगीन पट्टी को अरोरा बोरियालिस, और साउथ साइड का पट्टी को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। साउथ में आपको ऑस्ट्रेलिया है तो साउथ में आपको याद हो जाएगा साउथ का जो अरोरा फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल के बीच में अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और नॉर्थ पोल का अरोरा बोरियालिस कहते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी पे जो आपको जो रेडियो एक्टिव वेव का जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि टीवी में इस्तेमाल करते हैं, हमारा जितना भी आपको सेटेलाइट्स है वो सबको भी प्रभावित कर सकता है। ये सब घटनाएं आपको सन स्पॉट के कारण से होता है। जैसे जितना बड़ा सन स्पॉट रहेगा पृथ्वी पे उतना बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कुछ का यूज जान जाते हैं। रेडियो वेव, इसका भी सबका स्पीड आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। रेडियो वेव का यूज क्या है, रेडियो वेव का आपको वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। इसका इस्तेमाल होता है आपको दूर संचार उपकरण में, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, ये सब रेडियो वेव के कारण ही पॉसिबल है। माइक्रोवेव आपको क्या करता है, जो हमारा रिमोट सब जो यूज होता है उसमें माइक्रोवेव का ही इस्तेमाल होता है। हम खाना जो बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके, उसमें भी माइक्रोवेव का ही उपयोग होता है। इंफ्रारेड आपको रडार में इंफ्रारेड का उपयोग होता है। साथ ही साथ क्रिमिनल एक्टिविटी जांच करने में भी रडार इंफ्रारेड का उपयोग होता है। विजिबल लाइट वेव का जो आपको वेवलेंथ है, तो ये जो स्पेक्ट्रम में जो 7 वाला जो दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसके बीच में होता है आपको विजिबल लाइट का, और इसलिए हम इसको देख पाते हैं। और 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक इसका क्या होता है, आपको वेवलेंथ होता है। और ये जो हम देख पाते हैं इसको सिर्फ देखने में यूज होता है। अल्ट्रावायलेट वेव बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो हानिकारक होते हैं, कुछ होते हैं जिससे हमको विटामिन डी मिलता है, मतलब स्किन हमारा एब्जॉर्ब करता है। एक्सरे क्या करता है, टूटी हुई हड्डियों को जांच करने में उपयोग होता है। और गामा रे कैंसर को उपचार करने में मदद करता है। तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिप का जितना भी प्रकार है। और रेडियो वेव से अगर हम गामा तक जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ घटेगा, जबकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा और
वेवलेंथ घटेगा, ये दिमाग में रख जाना है। साथ ही साथ सूरज जो है हमारा जो आकाशगंगा है इसके चारों ओर जो परिक्रमा करता है 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है परिक्रमा, और जबकि अपने अक्ष पर जो है 25 दिनों पे घूम लेता है। सूरज जो है पृथ्वी से यदि तुलना करते हैं तो 13 लाख गुना आयतन में बड़ा है, 13 लाख गुना आयतन में बड़ा है। सूरज का जो त्रिज्या है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ा है। सूरज से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पे वो 8.3 सेकेंड या 8 सेकेंड में पहुंचता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड, दोनों याद कर लेना चाहिए आपको। सूरज का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3.3 लाख गुना बड़ा होता है। सूरज आपको सौरमंडल का जितना भी है ना वो 99.8% द्रव्यमान आपको सूरज का ही अकेला, बाकी 8 ग्रह और उसमें क्षुद्र ग्रह सब मिला के है, उसका समझ लीजिए 0.2% ही। सूरज आपको सौरमंडल का इस प्रकार से किस प्रकार एनर्जी दे रहा है, ये सभी समस्त चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से जान गए। अब एक बार थोड़ा क्वेश्चन आंसर को टिक लगा ले। सूरज की 6 परत होती है, समझ में आता, समझ गए हैं हम। सूरज के केंद्र का तापमान 1,50 करोड़ डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। सूर्य का फोटोस्फीयर ही हमको दिखता है, दीप्तमान होता है, और सूर्य के वायुमंडल का भी आधार यही है, जबकि सूरज के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर वायुमंडल कहते हैं, इसका रंग लाल है। प्रकाश मंडल का तापमान फोटोस्फीयर का 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर कलंक सूर्य के फोटोस्फीयर भाग में दिखता है प्रकाश मंडल में। सौर कलंक के केंद्रीय भाग को ये नहीं बताए थे आपको अम्बरा कहते हैं, जो ब्लैक स्पॉट होता है सौर कलंक होता है, उसका केंद्रीय भाग को अम्बरा, और उसके चारों ओर हल्का जो रंगीन भाग होता है उसको नेम्ब्रा कहा जाता है, पेनम्बरा कहा जाता है, पेनम्बरा, नोट कर लीजिएगा। सूर्य का सबसे बाह्यतम भाग सौरक्रीट कहलाता है, और यही सौरक्रीट आपको सूर्य ग्रहण के समय हमको दिखाई देता है। तापमान 2 लाख डिग्री सेल्सियस, और एक्सरे यहाँ से उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको नहीं देखना चाहिए उस समय। और मैंने सभी चीज़ बता दिया, सन स्पॉट कैसे बनता है कैसे, और सभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी बता दिया। तो ये रहा वीडियो, यदि अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।